शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, एमओई के इनोवेशन सेल, एआईसीटीई और सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें नवाचार राजदूत कार्यक्रम के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में सीबीएसई स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ 16 जुलाई 2021 को हमारे स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की नींव रखने के लिए किया था। नवाचार और संबंधित क्षेत्र, मैं वेरस्पाया की ओर से भारत को इसकी जड़ों से आत्मनिर्भर बनाने के ऐसे मजबूत दृष्टिकोण की सराहना करना चाहता हूं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल्पना की गई $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करना चाहता हूं और हम में से प्रत्येक को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम ऐसे इतिहास का हिस्सा बनते हैं जहां इन दबाव क्षेत्रों में 50,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इतना कहने के बाद मैं वेरिस्पायर टेक्नोलॉजीज को पेश करना चाहता हूं, जो आईपी दुनिया की इस मोहक यात्रा में आपका भागीदार होगा। वेरस्पायर प्रशिक्षक आप सभी को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) या बौद्धिक संपदा की बुनियादी बातों से लैस करेंगे, जिससे स्कूलों में जमीनी स्तर से एक अभिनव संस्कृति का निर्माण होगा। टीम ने अपनी तरह का एक ऐप पटीसी लर्निंग विकसित किया है, जो वेब ऐप के रूप में उपलब्ध है, एंड्रॉयड और आईओएस पर भी। यह सभी नवाचार और आईपी सीखने की जरूरतों को पूरा करेगा। आईपी में वेरस्पाया की 15 साल की विरासत है। वेरस्पाया एक भारतीय स्टार्टअप है जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सब्सिडियरी है। यह 20 से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जहां ग्राहक स्टार्टअप से लेकर कॉर्पोरेट्स, लॉ फर्म, शैक्षणिक संस्थान, व्यक्तिगत आविष्कारक, शोधकर्ता और इसी तरह संक्षेप में जहां भी नवाचार और आविष्कार हो रहे हैं। यह मुझे आविष्कार और नवाचार के बारे में एक दिलचस्प चर्चा में लाता है। उनके बीच क्या अंतर है? आविष्कार एक प्रक्रिया या उत्पाद का निर्माण है, जबकि नवाचार मौजूदा उत्पाद या प्रक्रिया या सेवा आदि में उपयोग या सुधार या महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल स्कूलों से बहुत सारे टीन स्टार्टअप आ रहे हैं, और यह नवाचार और आईपीआर की बुनियादी बातों में सभी को शिक्षित करने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। वेरिस्पाया एक प्रमुख सेवा प्रदाता है जो आविष्कारकों या नवप्रवर्तकों को आईपी पंजीकृत कराने और उसका व्यावसायीकरण करने में मदद करता है। स्कूल में आईपीआर क्यों? कई बार बच्चा किसी वस्तु को लेकर उत्सुक होता है, जैसे कि कोई खिलौना, और फिर बच्चे के मन में असीम प्रश्न आते हैं, जैसे कि यह कैसे बनता है, यह कैसे काम करता है आदि। साथ ही कभी-कभी बच्चा देखने के लिए खिलौने को तोड़ना चाहता है, इसकी मशीनरी या काम कर रही है, या बस यह देखने के लिए कि अंदर क्या है। लेकिन हम माता-पिता या संरक्षक के रूप में बच्चे से खिलौने को विकृत न करने के लिए कहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम बच्चे की सोचने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। इसके बजाय हमें उन्हें खिलौने को देखने और उसके काम करने की व्याख्या करने में मदद करनी चाहिए, या उन्हें खुद को नया करने के लिए तलाशने देना चाहिए। इस दृष्टिकोण के माध्यम से मेरा मानना कि हम बच्चों की रचनात्मकता को नए विचारों के रूप में विकसित करते हैं और छोटी उम्र में सोच, नवीन क्षमताओं का विकास करते हैं, तब एक अच्छा मौका होगा कि हम अपने देश की भावी पीढ़ी के लिए एक मजबूत और अभिनव नींव स्थापित करेंगे। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली समय की मांग है। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश विकसित देशों में नवोन्मेष और उद्यमिता का ज्ञान प्रसार, बौद्धिक संपदा अधिकार आदिम वर्षों में ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक बार जब वे आविष्कार और नवाचार करने के लिए इस प्रकार की सोच पैदा करते हैं,
तो आईपीआर के बारे में जानने और अपने आविष्कारों और नवाचारों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, और न केवल अपने आईपी को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि अपने आईपी को बनाने में दूसरों के प्रयास का सम्मान और सम्मान करना भी। क्या आपको नहीं लगता कि इसका समाज के आर्थिक भागफल को विकसित करने में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बदले में आविष्कारक या शोधकर्ता समुदाय को लाभ होगा? जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल ज्ञान का पावर हाउस है और समाज की समस्याओं के समाधान बनाने या उत्पन्न करने के लिए नवीन संस्कृति के विकास और निर्माण में एक मंच के रूप में कार्य करता है। लेकिन यहाँ हम इनोवेशन और इनोवेटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए कि छात्रों को नवीन सोच रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अभिनव सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मापा जा सके और इसके मापन के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। हालांकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार नवीन सोच उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक छात्र के ग्रेड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अवधारणा है जिसे कक्षा में रचनात्मक दिमाग पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और अब स्कूल के शिक्षक कक्षा में नवाचार कैसे पेश कर सकते हैं? छात्रों में रचनात्मकता और नवीन सोच की प्रकृति को विकसित करने के कुछ तरीके होने चाहिए, लेकिन स्कूल के शिक्षक इसमें कैसे सफल हो सकते हैं? देकर चुनौती देना जो प्रामाणिक और दिलचस्प दोनों हो। प्रत्येक छात्र के लिए हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से समस्या का पता लगाया जा सकता है और वो समस्या उसकी रुचि की हो सकती है। तो छात्र पता की गई समस्या के समाधान के साथ आने के बारे में सोचेगा। जैसे एक समस्या ऑनलाइन शिक्षण सीखने की तकनीकों से संबंधित हो सकती है जो छात्र महामारी के कारण सामना कर रहे हैं, या एक छात्र के एकाग्रता स्तर का पता लगाने के लिए एक उपकरण बना रहे हैं। जैसा कि महामारी ने शिक्षकों के लिए पढ़ाने और शिक्षकों से सीखने के तरीके को बदल दिया है। 2. छात्रों को मूल बातें दें लेकिन इसे छोटा रखें। नियत समस्या विवरण के आधार पर एक शिक्षक अपनी परियोजना को कैसे शुरू करें, इस बारे में कुछ बुनियादी जानकारी और ज्ञान साझा कर सकता है। हो सकता है कि 5 से 10 मिनट की चर्चा छात्र को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होगी। 3. लेकिन साथ ही हमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से शोध करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एक बार जब वे इंटरनेट से जानकारी की खोज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि विकिपीडिया, ऑनलाइन संदेश बोर्ड और इसी तरह, उनके पास डेटा का एक पूल होगा जो उन्हें अपनी समस्या की स्पष्ट और तार्किक समझ और इसके समाधान के लिए आगे बढ़ने और इसके समाधान की खोज करने में मदद कर सकता है। 4. यह समझने के लिए नियमित चर्चा और निगरानी की जानी चाहिए कि छात्र अवधारणा को समझ गया है या नहीं, या वे किसी प्रश्न से जूझ रहे हैं या नहीं। क्या छात्र इसका समाधान खोजने में सक्षम हैं? शिक्षकों को अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए छात्रों को क्या पता है और उन्हें क्या सीखना चाहिए, इस पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए। 5. सुनिश्चित करें कि छात्र रोजमर्रा की वस्तुओं के नवीन उपयोग खोजें। अधिकांश लोग किसी वस्तु के लिए केवल एक ही उपयोग देखते हैं। इसे कार्यात्मक स्थिरता कहा जाता है। छात्रों को इससे आगे देखना सिखाया जा सकता है और यह भी सीख सकते हैं कि कपड़े के पिन से बिजली के स्विच कैसे बनाएं या सोडा की बोतल से रोबोट धड़ का निर्माण करें।
यह छात्रों को उनकी रचनात्मक मांसपेशियों को फ्लेक्स करने और रोजमर्रा की वस्तुओं के मानक उपयोग से परे सोचने में मदद करेगा। मुझे यकीन है कि ये दृष्टिकोण डिजाइन थिंकिंग मॉड्यूल में पहले ही किए जा चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें प्रस्तावित समाधान का क्या करना चाहिए। हमें किसी और के सामने समस्या के समाधान को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या समाधान सुरक्षित किया जा सकता है या नहीं। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 विशेष रूप से भारत में पेटेंट कराई जा सकने वाली चीजों के बहिष्करण को बताती है। मानदंड में जाने से पहले, एक आविष्कार का अर्थ और पेटेंट क्या है, यह समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 2 जे के अनुसार एक आविष्कार का अर्थ है एक नया उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें एक आविष्कारशील कदम शामिल है और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम है। पेटेंट कानून के तहत संरक्षित इस तरह के आविष्कार का मतलब पेटेंट है। निम्नलिखित मानदंड निर्धारित करते हैं कि भारत में क्या पेटेंट कराया जा सकता है। 1. पेटेंट योग्य विषय वस्तु। 2. नवीनता। 3. आविष्कारशील कदम या गैर स्पष्टता। 4. औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम। ये किसी आविष्कार की पेटेंट योग्यता के लिए वैधानिक मानदंड हैं। अन्य प्रकार के आईपी भी हैं जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, भौगोलिक संकेत इत्यादि शामिल हैं। अभी ये बोर्ड पर थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन जल्द ही आपको आगामी सत्रों में पूरे पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। अंत में, सभी को पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर बनने के लिए शुभकामनाएं।